नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ध्वनि। ध्वनि से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और ध्वनि होती क्या है। तो बात करते हैं ध्वनि होती क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो उन्हीं अवस्थाओं के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अगर बात की जाए ठोस की, तो जो ठोस होता है वो ठोस के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसी तरह द्रव, इसी तरह गैस, तीनों अवस्थाएं इसी प्रकार बनी होती हैं। तो गैस, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके आपस में टकराने पर जो ध्वनि होती है, जो कंपन होता है, उस कंपन से जो आवाज होती है उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी वस्तु के कण से होने वाले कंपन को ही हम ध्वनि कहते हैं, क्योंकि जो कंपन होता है उसमें भी एक आवाज होती है और उसी आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। तो गैस, अब हम आपको बताते हैं कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है और आवृत्ति क्या होती है। उत्पन्न कैसे होती है ध्वनि। किसी वस्तु के किसी वस्तु के कण में होने वाले कंपन से तो आपको पता लग गया कि किसी वस्तु के कण में होने वाले कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है। हालांकि इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था आवृत्ति क्या होती है। तो देखो, कण में जो कंपन होता है वो कंपन 1 सेकंड में कितनी बार होता है, इसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। मान लो हम किसी दो पदार्थों का टकराव कराते हैं, तो उस टकराव के कारण 1 सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं उसे ही हम क्या, आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में होने वाले कंपन को तो कैसे कहते हैं, आवृत्ति। 1 सेकंड में होने वाले कंपन को आवृत्ति कहते हैं। तो गैस, आवृत्ति के आधार पर ही ध्वनि की जो किरणें होती हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो किरण होती है जिसे हम बोलते हैं अवश्रव्य तरंग, या कह सकते हो इंफ्रासोनिक वेव, जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। और उन्हें कौन सुन सकता है, उन्हें आम आदमी, यानी कहने का मतलब ये मनुष्य उन्हें नहीं सुन सकता। तो उन्हें कुछ ऐसे जो जंतु होते हैं, मेरा कहने का मतलब जो जानवर होते हैं, वो महसूस कर लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ जैसे बाढ़ आने की संभावना होती है, भूकंप आने की संभावना होती है, या फिर कहीं पर ज्वालामुखी फटने की संभावना होती है, तो जो कुत्ते बिल्ली होते हैं उन्हें महसूस करने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें महसूस नहीं कर पाता। जैसे कि मैं आपको लिखा दूं, सबसे पहली जो तरंग होती है जिन्हें हम बोलते हैं अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग, और अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो गैस, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर बात की जाए कि इन्हें कौन सुन सकता है, कौन महसूस कर सकता है, तो देखिए, तो इन्हें कुत्ता, बिल्ली, गैंडा और हाथी, और एक होती है हमारी व्हेल, तो ये सब इन किरणों को महसूस कर सकते हैं। कभी आपने देखा भी होगा, जैसे ज्वालामुखी या भूकंप आता है तो सबसे पहले इन्हें महसूस होता है। दूसरी जो तरंगें होती हैं वो होती है हमारी श्रव्य तरंग, जिन्हें हम कहते हैं सोनिक वेव।
अब मैं आपको बताता हूं कि जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इतने से इतने के बीच इनकी जो आवृत्ति होती है। और इन तरंगों को, यानी मेरा कहने का मतलब श्रव्य तरंगों को मनुष्य महसूस कर सकता है, मनुष्य सुन सकता है। तो इन्हें मनुष्य सुन सकता है, सुन सकता है। तो लास्ट अब हमारी किरणें जो रह जाती हैं वो होती है हमारी पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंग, जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा सोनिक वेव। और जिनकी आवृत्ति की बात कर ली जाए तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इनकी आवृत्ति। अच्छा, तो गाइस जो प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे कामों में प्रयोग किया जाता है जो मनुष्य से संबंधित होते हैं, सीधी तरह संबंधित होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे संकेत भेजने में और समुद्र की गहराई का पता लगने में। और एक होता है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव, इसी के नाम पर होता है एक अल्ट्रासाउंड, जिसे हम कहते हैं सोनोग्राफी। या कह सकते हो एक जो गर्भवती महिला होती है उसके जो पेट में जो बच्चा होता है उसकी जांच करने में आपसे पूछा जाएगा कि शिशु की जांच करने में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको इनके प्रयोग लिखा देता हूं। तो पराश्रव्य जो तरंग होती है उनका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है और इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इन्हें सिर्फ ऐसे ही बता दिया जाता है कि इन्हें कौन सुन सकता है या फिर इनकी आवृत्ति कितनी होती है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। लेकिन जो पराश्रव्य तरंग होती है उनके प्रयोग भी आ जाते हैं। तो क्या प्रयोग होते हैं? पहला होता है संकेत भेजने में, पहला होता है संकेत भेजने में। दूसरा होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गहराई का पता लगाने में। अच्छा, तीसरा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था अल्ट्रासाउंड करने में, अल्ट्रा साउंड, जिसे हम कहते हैं सोनोग्राफी या कह सकते हो शिशु की जांच करने में, सोनोग्राफी या कह सकते हो शिशु की जांच। दोस्तों सीधा क्वेश्चन आता है कि शिशु की जांच करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और कुछ और प्रयोग भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि गठिया के उपचार में, गठिया जो रोग होता है गठिया के उपचार में। और एक और होता है जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। इस तरह कुछ प्रयोग होते हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इनसे आने वाले अगले क्वेश्चनों की। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो कौन सी अवस्था में या कह सकते हो कौन से माध्यम में किस प्रकार होती है और कितनी होती है। ध्वनि की चाल, सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस में। तो ठोस में जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। अगर उससे कम की बात की जाए तो उससे कम होती है द्रव में। किसमें होती है? द्रव में। और उससे भी कम बात की जाए तो गैस में होती है। चलिए, ऐसा तो आपको पता है कि सर्वाधिक ठोस में होती है, सबसे कम गैस में होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अक्सर करके पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि वायु में ध्वनिक चाल कितनी होती है, जल में ध्वनिक चाल कितनी होती है, कांच में कितनी होती है और लोहा में कितनी होती है। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लोहा में। जो लोहा में जो ध्वनिक चाल होती है 56-40 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह कांच में देखिए कितनी होती है, कांच में 51-30 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह जो जल होता है, जल में होती है इसकी चाल 1480 मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं हम आपको वायु की। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। गाइस, जो मैंने आपको 4 पदार्थों में जो ध्वनिक चाल बताई है उन्हें तो आप रट्टा मान लीजिए, उन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम आपको बताते हैं जो ध्वनि की जो चाल होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तरंग पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका जो आवृत्ति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें जाने पर तरंग दैर्घ्य और चाल की, वह चाल की तरंग दैर्घ्य और चाल की बात करें तो वो जो बदल जाती है, क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, बदल जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें आवृत्ति की, किसकी, आवृत्ति की बात करें तो गाइस ध्वनि की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जितनी आवृत्ति एक माध्यम में होगी उतनी ही आवृत्ति दूसरे माध्यम में होती है। देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आवृत्ति पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गैस, जितना मैंने आपको ध्वनि से संबंधित जितना कुछ लिखाया है उतना आप नोट कर लीजिए इसके स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद अगला जो है वो मैं से मिटा के लिखाता हूं। तो गैस, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। तो जो ध्वनि की चाल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके तरंग दैर्घ्य जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और आवृत्ति पर जो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह बात करते हैं कि दाब बढ़ने पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है और ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो वायु में जो वायु होती है उसका जो घनत्व घटने या बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ध्वनि की चाल ध्वनि की जो चाल होती है, अगर दाब बढ़ जाए, दाब बढ़ जाने पर जो ध्वनि की जो चाल होती है, दाब बढ़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर बात की जाए कि ध्वनि की जो चाल होती है ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी तरह ताप बढ़ने पर तो गाइस ताप बढ़ने पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक साइंटिस्ट थे हमारे, वैज्ञानिक थे, न्यूटन, सभी जानते हैं उन्हें, फिजिक्स के जन्मदाता हैं। उन्होंने कहा था कि ताप बढ़ने पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है लाप्लास। उन्होंने बताया था कि ताप बढ़ने पर, यानी ताप बढ़ने पर ध्वनि का प्रभाव बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है मेरा, ताप बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल होती है वो बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर
0.61 मीटर सेकंड जो ध्वनिक चाल होती है वो बढ़ जाती है। तो देखिए ताप बढ़ने पर ध्वनिक चाल बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चलिए ये तो आपको पता पड़ गया बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ती है ये मैं आपको लिखा दे रहा हूं। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, इतनी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। देख लीजिए आप। तो अब हम आपको बताते हैं, चलिए ताप और ताप को तो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन जो वायु का जो घनत्व होता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है। वायु का घनत्व बढ़ने पर, देखो दोस्तों जो घनत्व का मतलब होता है कि गाढ़ापन। अगर किसी चीज में आपको द्रव की बात की जाए तो उसमें एक गाढ़ापन होता है, उसकी जो एक गाढ़ापन होता है उसी को मान सकते हैं हम घनत्व है। तो उसमें क्या होता है जो ध्वनिक चाल होती है वो घट जाती है, चाल घट जाती है। सभी को पता है जब किसी चीज का गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो उसमें जो ध्वनि क्या कोई भी चीज पार होना बहुत टाइम लगेगा, बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है वायु का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है, लेकिन वायु का जो घनत्व अगर घट जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कभी आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है यानी वर्षा होती है तो वर्षा में जो ट्रेन की आवाज़ है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वर्षा के मौसम में जो वायु होता है उसका जो घनत्व घट जाता है और जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। अगर मौसम साफ रहेगा तो हम कोई भी आवाज़ करें तो वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। किसके कारण? मौसम साफ के कारण। और मौसम साफ होने का मतलब क्या होता है कि वायु में जो घनत्व होता है वो घट जाना। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। वर्षा के मौसम में ट्रेन की सीटी का दूर तक सुनाई देना। अगर बात की जाए कारण क्या है तो कारण ये है कि उस कंडीशन में क्या होता है, अगर बारिश होती है तो उस कंडीशन में जो वायु का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। अगर बात की जाए कारण की तो कारण ये वायु का घनत्व कम होना। दोस्तों मैंने यहां से एरो करके खींचा है तो आप ये कभी ना समझें कि ध्वनि का घनत्व बढ़ने पर के कारण हो रहा है, नहीं, ध्वनि का घनत्व कम होने के कारण हो रहा है, जो कि मैंने आपको यहां लिखा दिया। ध्वनि का घनत्व बढ़ने के कारण तो क्या होता है ध्वनि की चाल घट जाती है। तो गाइस चलिए ध्वनि से कुछ मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, तो इन्हें नोट कीजिए, आप इन्हें जब तक याद कीजिए। उसके बाद अगली क्लास में फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो बातचीत करने पर जो ध्वनि की चाल डेसिमल में भी मापी जाती है तो डेसिमल कितने की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे कार्यों से कितनी आवाज़ होती है। तो गाइस चलते हैं, धन्यवाद।